नमस्कार। किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इसमें अन्य योजनाओं के अलावा एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी है शामिल। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हरित क्षेत्र परियोजना का भी किया जाएगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का करेंगे दौरा। 30 वर्ष से अधिक समय तक बंद रहा गोरखपुर उर्वरक संयंत्र होगा फिर से शुरू। पूर्वांचल के किसानों को होगा लाभ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखे जवाब में कहा, सरकार किसानों को उनके उत्पादन की लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी की करती है घोषणा। कहा, खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए एमएसपी पर 894 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की हुई है खरीद। देश के 1,31,00,000 किसानों का हुआ है फायदा। चक्रवात जवाद के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा, कल दोपहर पूरी पहुंचने के साथ कमजोर होकर डीप डिप्रेशन के रूप में बदलेगा चक्रवात। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के देहरादून पहुंच गए हैं। पीएम मोदी करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य सड़कों के ढांचागत सुधार संबंधी परियोजनाओं को लागू करना है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी होगा, जहां पक्षियों का निर्बाध आवागमन हो पाएगा। देहरादून में दादकाली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग बनने से वन्य जीव पर इसका असर कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वाहनों से पशुओं की टक्कर रोकने के लिए गणेशपुर देहरादून खंड पर पशुओं के आवागमन के लिए कई मार्ग बनाए जाएंगे। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा के जल संरक्षण की भी व्यवस्था होगी और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट बनाए जाएंगे। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे से 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हरित क्षेत्र परियोजना का निर्माण किया जाएगा और इससे हलगोवा, सहारनपुर से हरिद्वार में भद्राबाद जोड़े जाएंगे। पीएम मोदी क्षेत्र में भूस्खलन की गंभीर समस्या से निपटने और सुरक्षित यात्रा बनाने पर केंद्रित 7 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें बद्रीनाथ धाम के मार्ग में पड़ने वाली लामबगढ़ परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर सकनीधर, श्रीनगर और देवप्रयाग परियोजनाएं शामिल हैं। लामबगढ़ परियोजना सर्वाधिक खतरे वाले भूस्खलन क्षेत्र में है। पीएम मोदी यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री देहरादून में अत्याधुनिक सुगंधी योगशाला केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इस प्रयोगशाला में इत्र, साबुन, सैनिटाइजर, एयर फ्रेशनर, अगरबत्ती सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए शोध किया जाएगा। इसी क्षेत्र में संबंधित उद्योगों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये केंद्र सुगंधित पौधों की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर 2021 को गोरखपुर का भी दौरा करेंगे और अपराह्न 1 बजे 96 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई 2016 में रखी थी। 30 वर्ष से अधिक अरसे तक बंद रहने के बाद इसे फिर से पूर्व रूप में लाया जाएगा और लगभग 8600 करोड़ की लागत इसका निर्माण किया जाएगा। यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरणा लेकर इसे फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। गोरखपुर संयंत्र स्वदेशी नीम कोडेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन कर इसे उपलब्ध कराएगा। ये पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों के किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने की दिशा में उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। ये क्षेत्र के समय आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देगा। इस परियोजना को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। और अगली खबर पे नजर डालते हैं।
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आपको बता दें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को उनके उत्पादन की लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने और अधिक निवेश तथा उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए MSPR 894 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई है, जिससे देश के 1 करोड़ 31 लाख किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि रबी विपणन मौसम 2021-22 के लिए 433 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हुई और इससे 49 लाख किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 8,37,000 मीट्रिक टन दालों और तिलहनों की खरीद की है और इसमें 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इनाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शामिल है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक में चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात के आज सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पर पहुंचने की आशंका है। इसके बाद ये मुड़कर पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ेगा। चक्रवात के असर से भारी या बहुत भारी बारिश होने और समुद्र की उठती लहरों के साथ 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। बैठक में बताया गया कि समुद्र से मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। चक्रवात आश्रय स्थल तैयार कर लिए गए हैं और निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। खाद्यान्न, पेयजल और अन्य आवश्यक आपूर्ति का स्टॉक करने के लिए सभी कार्रवाई की गई हैं। बिजली, सड़क, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए टीमों को भी तैनात किया गया है। नुकसान को कम करने के लिए खड़ी फसलों की कटाई भी की जा रही है। एनडीआरएफ ने प्रभावित राज्यों में पर्याप्त संख्या में टीमों को तैनात किया और अतिरिक्त टीमों की भी व्यवस्था है। सेना और नौसेना के बचाव और राहत दल जहाजों और विमानों के साथ आवश्यकता अनुसार तैनाती के लिए तैयार हैं। उड़ीसा के पुरी में चक्रवात जवाद के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मछुआरों से समुद्र में न जाने के लिए चेतावनी जारी की। चक्रवात जवाद के प्रभाव के कारण पुरी सहित उड़ीसा के तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मौसम विभाग के निदेशक HR विश्वास ने कहा कि चक्रवात जवाद पुरी के नजदीक समुद्री तट से टकराएगा। और बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जवाद अब धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तूफान 4 दिसंबर की सुबह 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिणी उड़ीसा के तटों से टकरा सकता है। इसको लेकर एनडीआरएफ ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर एनडीआरएफ की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर एनडीआरएफ के महानिदेशक से खास बात की हमारे सहयोगी उर्मलेश ने। समय हम एनडीआरएफ के ऑफिस में हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं एनडीआरएफ की इस चक्रवाती तूफान को लेकर के, इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ है एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवर जी। सर, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सर, जो ये चक्रवाती तूफान आने वाला है जिसका लैंडफॉल जैसे कि बता रहे हैं कि शनिवार शाम को होना है, इसको लेकर के एनडीआरएफ की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? जब से IMD से हमको इसकी फोरकास्ट मिली है तब से हमारी तमाम बटालियन जो अलग अलग स्टेट्स में डिप्लॉयड हैं और एनडीआरएफ हेडक्वार्टर निरंतर स्टेट गवर्नमेंट्स के संपर्क में है, उनसे जानने के लिए कि हमारी उनको क्या क्या मदद की ज़रूरत पड़ेगी। उसके आधार पे हमने अपनी टीमें भी डिप्लॉय की हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी अधिक टीमें भेजने की, वो भी हमने वहाँ पहुँचा दी हैं। एनडीआरएफ की तरफ से कितनी टीमें काम कर रही हैं? इसके लिए काफ़ी डिटेल में प्लानिंग और तैयारी रहती है।
एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के नाम से है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं। तो 1 दिसंबर को उन्होंने एक पूरा रिव्यू लिया और इन तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी साहब से चर्चा हुई और जो केंद्रीय सरकार के कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं उनसे चर्चा हुई ताकि इसकी तैयारी पूरी हो। 2 दिसंबर को यानी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका एक डिटेल रिव्यू लिया कि हमारी तैयारी किस तरह की है और वो पूरी होनी चाहिए ताकि इसको अच्छे से निपट पाएँ। चक्रवाती तूफान से क्या क्या असर रहता है निजी जीवन के ऊपर, उसका एक अच्छा अनुभव एनडीआरएफ को पहले से है। तो हमारे लड़के जो टीम्स में हैं अच्छी तरह से तैयार भी हैं, ट्रेंड हैं, इक्विप्ड हैं, ताकि जो भी इस तरह की दिक्कतें आएंगी उनको अच्छे से वो निवारण कर पाएंगे। सर, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश के कारण फसलों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही जानवर भी इसके कहर का शिकार बन रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुणे में प्रवासी समुदायों की भेड़ों की ऊन में पानी जमा होने से हाइपोथर्मिक शॉक के कारण मरने वाली भेड़ और अन्य पशुओं की संख्या बढ़कर 2000 से ऊपर हो गई है। इसके साथ साथ सब्जियों और प्याज की फसल को भी बड़ी हानि पहुंची है। जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए स्वर्ग है और इस स्वर्ग को 4 चांद लगाने और सैलानियों को रिझाने के लिए पूरे जोर शोर से काम में लगी है। इस कड़ी में मुगल रोड से लगती नदी रमी आरा के किनारे ऑर्गेनिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक कॉफी हाउस बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। पेश है रमा त्यागी की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और अब सैलानियों को लुभाने के लिए इसे सुलभ और पर्यटकों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। शोपिया में भी सैलानियों को लुभाने के लिए मुगल रोड से लगती नदी रमी आरा के आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिक पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही पर्यटक एक ही स्थान पर बैठकर खूबसूरत नजारों का आनंद ले सके, इसके लिए एक कॉफी हाउस का भी निर्माण किया जा रहा है। शोपिया आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ये ऑर्गेनिक पार्क और कॉफी हाउस एक वरदान साबित होने वाला है। इसके बनने के बाद शोपिया और मुगल रोड की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। हम यहाँ पे एक ये ऑर्गेनिक पार्क बना रहे हैं अंडर द स्कीम ऑफ नरेगा। नरेगा में जो हमारा वो कंसेप्ट है, इसमें ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम होती है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम कोई एसेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो एसेट ये बन रहा है, एक तो हमें टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे बनाना है और दूसरा यहाँ पे ये व्यू कैप्चर करने के लिए ये एसेट हमने उठाया है। शोपिया के विकास में महिलाएं भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। कॉफी हाउस में पर्यटकों की देखभाल, महिलाओं की नियुक्ति से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। हमारा यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप डालने का प्लान है। अनएम्प्लॉयड वुमेन होगी, उसको हम उसमें रिजर्वेशन देके यहाँ पे उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनाना है। एक तो रेफ्रेशिंग पॉइंट बनेगा यहाँ पे, दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बनेगा। पहले ही हमने इस पार्क को बनाने में इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। बनने के बाद यहाँ पे एक टी स्टॉल रहेगा, दैट बी एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और हम वही कोशिश करेंगे कि पहले वुमेन को हम रिजर्व यहाँ पे रिजर्वेशन देके वो जो कोई अनएम्प्लॉयड होगी उनका एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगी। और अब बात मंडी की। देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या कुछ हो रहा है भाव। पिछले वर्ष की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। साल 2021 में 30 नवंबर तक खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 290,98,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। ये खरीद चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। अब तक लगभग 18,17,000 किसानों को 57,032 करोड़ 3 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में धान की खरीद दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से सबसे अधिक हुई है।
यहाँ धान की कुल खरीद 186 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं हरियाणा में धान की खरीद 55,30,596 टन और तेलंगाना से 16,13,982 टन, उत्तराखंड से 11,55,402 टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 12,42,593 टन धान की सरकारी खरीद हुई है। अन्य राज्यों में भी धान की खरीद जोर पकड़ रही है। बता दें कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए 30 नवंबर तक कम से कम 1,31,13,417 किसानों को 1,68,823 करोड़ 23 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है और 8,94,19,081 टन की खरीद की गई थी। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 2 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,425 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई और भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोना क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 दिसंबर को सोना क्वालिटी की धान 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 दिसंबर को शरबती धान का भाव था 2,350 रुपए प्रति क्विंटल, जो 3 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इसी तरह राज्य की ही जायस मंडी में गुरुवार को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,940 रुपए प्रति क्विंटल। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,940 रुपए प्रति क्विंटल बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव पर नजर डालें तो बस्ती मंडी में धान का भाव रहा 1,940 रुपए प्रति क्विंटल। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए प्रति क्विंटल। लालगंज मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान 1,940 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की उंझानी मंडी में इस दौरान शरबती क्वालिटी की धान के सौदे 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल 2021 के दौरान लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 19,49,960 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 23,87,206 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 6 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 30 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 81,95,389 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 51,16,140 टन का ही हो सका था। बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द के रकबे में अब बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही रबी उड़द की बुआई का रकबा 6,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 2,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,35,000 हेक्टेयर रहा था। जबकि देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई का रकबा 97 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान 94,02,000 हेक्टेयर में रबी दलहन की बुआई हुई थी। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 दिसंबर को देसी उड़द का भाव रहा 7,050 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके भाव में 1,050 रुपए प्रति क्विंटल की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव था 6,530 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके भाव में 250 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आया और भाव 6,780 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 दिसंबर को उड़द 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं झांसी मंडी में 2 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके सौदों में 5 रुपए प्रति क्विंटल का उठाव आया और भाव 6,605 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव पर नजर डालें तो बहराइच मंडी में शुक्रवार को उड़द का भाव रहा 7,540 रुपए प्रति क्विंटल,
जौनपुर मंडी में भाव रहा 9,050 रुपए प्रति क्विंटल। शामली मंडी में उड़द 8,035 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में उड़द के सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि इस मौसम में खेती बाड़ी का कैसे रखा जाए ख्याल। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई करें। किसान फूलगोभी के खेत से खरपतवार निकालें। फूलगोभी की रुपाई कर ले। यहाँ लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल में गाजर की बुआई करते रहे। महामूली की बुआई करें। अभी आलू की खुदाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की तुड़ाई कर ले। टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं स्ट्रॉबेरी की रुपाई करें। हिमाचल के किसान प्याज की बुआई करते रहे, साथ ही लोबिया की कटाई कर ले। वहीं सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान ब्रोकली भी बोए। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई कर सकते हैं। यहीं गेहूं की बुआई कर ले। साथ ही लहसुन के खेत में सिंचाई करें। लहसुन की रुपाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहे। उत्तर प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर ले। किसान मूंग और सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई करें। वहां धान की कटाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रुपाई कर ले। इस समय आलू की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ हल्दी की रुपाई करते रहे। वहीं पालक और धनिये की बुआई करें। अभी मेथी भी बोए। उत्तर प्रदेश के किसान पपीते की रुपाई कर ले। यहीं पपीते के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।